आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। आप देख रहे हैं मधुबनी टीवी। इस वक्त मैं बेला पंचायत के नवटोली गांव में हूं और मेरे साथ क्षेत्र संख्या 34 के जिला परिषद उम्मीदवार विजय कुमार सिंह जी हैं। तो सबसे पहले विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। सभी लोगों को नमस्कार। मैं विजय कुमार सिंह, जिला परिषद उम्मीदवार, क्षेत्र संख्या 34। मैं आप मीडिया कर्मी दिग्विजय जी और मधुबनी टीवी को सबसे पहले मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुदूर देहात में पहुँचे। जनहित में सर, जो ये पंचायती राज से जो काम किया जाता है जनताओं के लिए, तो उसमें सड़क, नाला और पुल पुलिया, ये आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या आज भी है। 2021 में भी अफ़सोस कि हम लोग इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां हमें आज आईटी सेक्टर में बहुत आगे जाना चाहिए था। तो इसमें आपको कहां-कहां क्या-क्या समस्याएं दिखती हैं? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र संख्या 34 के जो भी सड़क और पुल और नाला से संबंधित जो समस्याएँ आपको दिखती हैं, प्रमुख समस्याएँ, कम शब्दों में उसको अपना प्रस्तुत कीजिए यहाँ पर। अभी जैसे अगाड़ी है, अगाड़ी में मझाव और अगाड़ी का जो कम्युनिकेशन है, वहाँ भी पैदल भी लोगों को नामुमकिन है चलना, जबकि दोनों ओर पक्की सड़क है, लेकिन बीच में बाकी रह गया है। वहाँ भी ये स्थिति है। जैसे अभी बरेली से जो आंध्रा जाती है पथ, उसमें भी जर्जर हो गया है। तो समस्या तो बहुत जगह है। जैसे अभी गांव में भी, जैसे बरेली में हम गए थे तो देखे कि सड़क पर पानी लगा हुआ है, जल जमाव लगा हुआ है। जैसे अभी मुख्य पथ है खोजपुर में, वहाँ भी सड़क पर देखते होइएगा कि बराबर जल लगा हुआ रहता है, सड़क होके जल पार कर रहा है। जैसे अभी है मुख्य मुद्दा है यहाँ, जैसे पिपरा टोल है, नवका टोल उसको कहता है, पिपरा टोल भी कहता है। जैसे अभी पानी जो आता है तो ये रुवाही, दौरा, ये पिपरा टोल, बेला डूब जाता है एक हिसाब से पानी में। उसमें है कि जो साइफन जो बना हुआ है नहर में, आज तक गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं हुआ। हम लोग बराबर इस मुद्दा को उछालते रहे कि जल जमाव का जो मुद्दा है, फसल किसानों का बर्बाद हो जाता है, तो उसका निदान हो। हम इस पर हमेशा फोकस देते रहे हैं। जैसे अभी तेघड़ा में भी देखे हैं कि एक तरफ सिंचाई के लिए जल का आवश्यकता होता है, तो जल सिंचाई के लिए नहीं उपलब्ध होता है किसानों को। दूसरा है कि जल जमाव का कारण है, तेघड़ा में भी जल जमाव रहता है बराबर। अभी ये मुख्य जल जमाव का मुद्दा है, जो किसानों का जो फसल है उसको क्षति कर देता है। किसानों ने 3-3 बार लगाया फसल और उसका फसल बर्बाद हो जाता है। पानी आया अपने यहाँ तो उत्तर से पानी आता है नेपाल से, और दक्षिण की ओर चला जाता है, लेकिन हर जगह कहीं न कहीं पानी जल जो निकासी होगा उसका रुकावट हो गया है। यही मुख्य मुद्दा है। और यह सड़क तो अब जो बना हुआ है बाकी बहुत कम है। जैसे अभी देवरा से सिधप जाता है, उसमें एक पुल निर्माण की आवश्यकता है, और सड़क भी बाकी है, पिचिंग भी चलिए, उसका। सड़क समस्याओं पर जो है इन्होंने अपना रखा है यहाँ पर इश्यूज़। अब हम चाहेंगे सर स्वास्थ्य, ये भी बहुत बड़ा एक हम लोगों का प्रॉब्लम। 2021 में 20 में हम जो जुड़े थे 19 में, मतलब कोविड-19 से बहुत परेशान हुआ है आपके क्षेत्र की जनता मालिक। अब भगवान भरोसे ही सब बच गए हैं। आप क्या मानते हैं कि ये कहीं पे भी एपीएससी या जो स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है वो बदहाल है, इस पर आप क्या अपना विचार रखेंगे? आपकी किसी देखिए भी पंचायत में, क्षेत्र में ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं चलता है, उप स्वास्थ्य केंद्र। देखिए सरकार का जो फोकस है, हुँ, पिछले सरकार तो कभी ध्यान नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से सीएम बने, तो निश्चित रूप से विकास तो हुआ इनके रीजन में, सड़कें तो बनी। हॉस्पिटल का भी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था है। हाँ, पंचायत में उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जहाँ भी है उनका
जो रख-रखाव व्यवस्था है या चलाने का व्यवस्था है, तो एनएम वगैरह जो है सो रेगुलर रूप मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर कोर्सेस बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन डेली योगा क्लासेस 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 8826753348। रूप से नहीं रहता है, लेकिन जैसे सोनमत्ती में है, बना पड़ा हुआ है। बंद है। हाँ, अभी खोजपुर में है। तो ये समस्या है। देखिए अपने यहाँ है कि डिप्लोमा लोग ले लेते हैं एमबीबीएस का, डॉक्टर तो बन जाते हैं। लेकिन अपने देश में एक बहुत बड़ा समस्या है जो बराबर लोकसभा और राज्यसभा में भी क्वेश्चन होता रहता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में लोग दवाइयाँ खा करके जेनरिक दवाई और लाखों लोग मर जाते हैं। ये है कि सरकार का इस ओर ध्यान माने होना चाहिए कि जो लोग एलोपैथ का दवा खा करके मर रहा है। हमारा जो 1860 से पहले का भारत था, उससे पहले सारा हम लोगों का व्यवस्था था कि आयुर्वेद से चलता था और अच्छा व्यवस्था था। दुनिया में 33% व्यापार होता था भारत का। वो तो स्थिति है नहीं। देश गुलाम लगातार होता रहा और गुलामी के कारण हो सकता है कि मन में गुलामी की बात हो, मानसिकता उस ओर हो। तो माने ये कैसे यहाँ के लोगों को हम अभी छोड़िए आज़ादी से पहले नहीं जाना चाहेंगे, अभी 2021 में भी क्या इस समस्या का सॉल्यूशन आप करेंगे या आप भी नहीं कर पाएंगे? मेरा तो हमेशा रहा है कि सबसे पहला आदमी को स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। पहला प्राथमिकता आदमी को हो तो स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। स्वास्थ्य वही नहीं ना है, कहीं पे एक हॉस्पिटल भी नहीं खुल रहा है। और 2021 ये त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में भी जो है सो मुद्दा कास्टिज्म पर या किसी अन्य चीज़ों पर जा रहा है और आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उस पर नहीं बात हो रही है। हमने तो कभी जीवन में कास्टिज्म नहीं किया। हमने तो सबका साथ सबका विकास की बात किया और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया। और मैं जब चुनाव लड़ता हूँ, मैं 2001 में जिला परिषद का सदस्य रहा और लगातार 2 बार महिला सीट रहा। मैंने पत्नी को भी लड़ाने का काम किया। तमाम कास्ट का वोट मुझे मिलने का काम किया। और इस बीच में वैसे तो जब कोई जीतता है तो सही बात है, वो किसी एक जाति के वोट से नहीं जीतता है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि समस्याओं पर बात करना चाहिए हमें, जिससे कि जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं वो भी सोचे कि हाँ, ये साक्षात्कार एक सही दिशा में जा रहा है। तो सड़क पर मैंने बातचीत की, स्वास्थ्य पर मैंने बातचीत की। अब हम शिक्षा पर बातचीत करेंगे क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लोग एजुकेटेड रहेंगे तब ना वो जानेंगे कि हाँ, जिला परिषद माने कोई बहुत बड़ा जो है सो मतलब एक मालिक नहीं बल्कि एक जनता का सेवक होता है। ये चीज़ लोग बहुत आज नहीं समझ रहे हैं। तो क्या लोगों की शिक्षा पर जो है आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? शैक्षणिक बातचीत। शिक्षा जो है ना, शिक्षा तो सरकार शिक्षक को बहाल करता है। सरकार कहीं न कहीं जो बहाल किया पहला कंपटीशन से होता था, अब फिर सिस्टम पर आया है कि कंपटीशन से बहाल कर रहा है। तो शिक्षा का व्यवस्था तो बिहार का पहले था, सबसे अच्छा व्यवस्था था, सुपर व्यवस्था था। लेकिन लोग माने या न माने, शिक्षा व्यवस्था सरकारी उतनी अच्छा हमारे यहाँ नहीं है। अभी वो ध्वस्त हो गया है। जैसे लगता है कि मानवता, हम तो कई विद्यालय पर भी जाते हैं, शिक्षकगण से मिलते हैं, उनको कहते हैं कि सरकार कम वेतन दे और या ज़्यादा वेतन दे। पहले तो लोगों को नौकरी नहीं मिलता है तो हाहाकार मचाता है कि हमें नौकरी नहीं मिला। जब नौकरी मिल जाता है तो होता है कि हम आराम से नौकरी करें। शिक्षक तो एक बहुत बड़ा गुरु का उपाधि है। उनको पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसी को बदल के विद्यालय नाम रखा गया। गुरु का उपाधि है और दूसरे बच्चा को जो गोद में अपनाएगा
उनके बच्चा को भी भगवान देखता है कि दूसरा अपनाता है। शिक्षक को भी चाहिए कि हम अच्छा शिक्षा उपलब्ध कराएं। शिक्षक तो अब हर जगह है, विद्यालय भी हर जगह है। अब अपवाद क्वालिटी में अपवाद में कहीं न कहीं छूटा होगा, लेकिन शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र में आपका क्षेत्र ठीक है। शिक्षा का क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है। बिहार का शिक्षा का जो क्वालिटी है, गाँव का ही नहीं, पूरे बिहार का मैं कहता हूँ। तो कैसे होगा? आप लोग कभी इंस्पेक्शन करने के लिए विद्यालयों में जाते ही नहीं है, वहाँ पर मैडम साहब, मास्टर साहब क्या करते हैं, वो जायज़ा तो लेना आप लोगों का काम है ना? देखिए, किसी पर टीका-टिप्पणी हम नहीं करते हैं, हम तो हुँ। आग्रह करते हैं, हम तो बड़ा समझाते रहते हैं कि कम से कम जो भी वेतन आपको मिलता है, सरकार से लड़िए, वो आपका काम है कि हमको अच्छा वेतन दे। चूँकि उनका रहता है कि एक ही स्कूल में किसी शिक्षक को माने आसाद वेतन मिलता है और एक को 18,000 से 25,000 मिलता है। तो उन लोगों का मानसिकता उस ओर है, पैसों की ओर मतलब। पैसों की ओर है, तो हम क्यों काम करें? भाई हुँ। ऐसा नहीं है कि आप सरकार से लड़िए, आप वेतन के लिए सरकार से लड़िए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा चोट मत व्यवस्था पर मत चोट दीजिए, इसको सुधारिए। और एक अवगुण ये आ गया है, ये जो भोजन व्यवस्था जो कर दिया है ना, मिड डे मील। आप बताइए कि सरकार को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि भवन बनाना है, तो किसी दूसरे एजेंसी के माध्यम से बनवाएँ। हुँ। ये भोजन का व्यवस्था करना है तो एजेंसी से करवाएँ। टीचर को सारे काम में संलिप्त करना, ये शिक्षा पर आघात पहुँच रहा है। कम हाँ, से कम किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि हमारे बावड़ी विधानसभा की बात करें या आपके क्षेत्र की बात करें, 80-90% लोगों का जो है आज भी खेती से ताल्लुक है। तो किसान पर आप हाँ, कहिए किसान जो पर कहें। मेरा फ़ोकस रहा है कि सबसे पहले 3 श्रेणी में किसानों के ज़मीन को प्लॉटबंदी करवाएँ। गवर्नमेंट से मेरा आग्रह निवेदन है कि अगर प्लॉटबंदी ज़मीन हो जाता है और उसमें अगर सड़क बना कर के बिजली उपलब्ध करा दिया जाता है, तो किसानों का जो अनाज उपजेगा, सरकार क्रय कर ले समय पर, तो निश्चित रूप से यहाँ का लोग जो पलायन कर रहा है या अदर कंट्री में जा रहा है, अदर राज्य में जा रहा है, तो पलायन कैसे रुकेगा? सभी सरकार कहता है कि मनरेगा चला दो। मनरेगा तो चला देता है, वो मनरेगा है नहीं, वो लुटेरा है। उनका नाम हम लोग मनरेगा नहीं रखे हैं, लुटेरा रखे हुए हैं। एक ही देश में दोहरी कानून है। सांसद का और विधायक का जो कोष होता है, हुँ। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पंचायत में सिर्फ मनरेगा क्यों? विकास का रुकावट वो भी है। जो सरकार ये चाहता ही नहीं है कि किसानों का उत्थान हो। जो भी सरकार में आता है, आने से पहले वादा करता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ज़मीन प्लॉटबंदी कर देंगे किसानों का, उनका अनाज को क्रय करेंगे। लेकिन ये हो तो नहीं रहा है, कहीं तो दिख नहीं रहा है कि ये किसानों का अनाज ससमय, हाँ, अनाज किसान का व्यापारी के हाथ से बिक गया, उसके बाद अनाज क्रय होता है। ये तो बहुत बड़ा धंधा है। तो किसान को मिल क्या रहा है? किसान तो ऐसा कमर इसका टूटा हुआ है, चाहे कोई भी सरकार हो, आज तक किसी को कोई ठगा तो सबसे ठगी का शिकार किसान ही है। और जिस देश में किसान कमज़ोर होगा, हुँ। उस देश का आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं होगा, मेरा ये मानना है। अगर किसान मजबूत होता है तो आर्थिक जगत में भी बहुत बड़ा मजबूती का उछाल आएगा, लेकिन ये हो नहीं रहा, यही स्थिति है किसानों का। इस बार के चुनाव में आपका जो है मुख्य जो मुद्दे रहेंगे वो क्या-क्या रहेंगे? मेरा तो यही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। ये किसान का भी मेरा मुद्दा है कि किसानों को हमने सरकार से बराबर ये आग्रह विनती कर, मान लीजिए बहुत साथी हमारे मंत्री एमएलए वगैरह रहते हैं, बातें जब जब होती है तो बात करते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई कम से कम इस समस्या का निदान क्यों नहीं। लेकिन यहाँ तो है कि अब जो भी हमारे साथी मंत्री बनते हैं, तो जुबान अलगा करके बोल नहीं सकता है आला कमान के साथ। ये राजनीति का परिदृश्य बना हुआ है। क्या जाकर जुबान लड़ाएंगे ही नहीं, लड़ाएंगे तो कहीं मंत्री पद छिन जाएगा, ये हाल है। कोई एमएलए जुबान नहीं लड़ाना चाहता है, चूँकि वो टिकट अनुकंपा के आधार पर दिया जाता है। हुँ। जो सही मायने में वर्कर है मेन, उसको तो टिकट मिल नहीं रहा है। यही राजनीति का परिस्थिति है।
तो लास्ट में दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरे साथ अभी हैं विजय कुमार सिंह, जो कि पूर्व जिला परिषद भी हैं क्षेत्र संख्या 34 से, और 2021 के त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में, जो कि यहाँ पर 3 नवंबर को शायद होने वाला है, जिसमें ये फिर से जिला परिषद से आ रहे हैं। लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आप अपने जो क्षेत्र संख्या 34 के जनता मालिक हैं, उनसे क्या आग्रह विनती करेंगे? मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र संख्या 34 के मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूं कि मुझे इस बार सफलता दें और मधुबनी टीवी दिग्विजय जी, आप सुदूर देहात में आए, बहुत दूर से चलकर आए और सुदूर देहात में पहुँचे। मैं आपको बहुत बहुत मधुबनी टीवी और दिग्विजय जी आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।